7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात जी हां हनी बनी मनी की, एक और गद्दार की। राजस्थान पुलिस ने नौसेना भवन के एक अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विशाल यादव फेसबुक के माध्यम से एक पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा था जिसने उसे ऑपरेशन सिंदूर सहित संवेदनशील जानकारी देने के लिए पैसे दिए। जांच में खुलासा हुआ कि इसे 2 लाख रुपए से ज्यादा मिले। इसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। जांच में पाया गया कि आरोपी विशाल यादव पैसों के लालच में पाकिस्तानी हैंडलर को जानकारी दे रहा था। पूछताछ में विशाल ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तानी हैंडलर को दी। इसके बदले में उसे 50,000 रुपए मिले। जांच में सामने आया कि अब तक उसके खाते में 2 लाख रुपए आ चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद जासूस विशाल यादव को जयपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विशाल को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एक और गद्दार गिरफ्तार। दुश्मनों के कितने यार, हुस्न के जाल में फंसाया, भारत का गद्दार बनाया। वो बनकर आई प्रिया, बोली गद्दारी करो पिया। हनी बनी मनी। भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। ज्योति जासूस के बाद जिस तरह से दुश्मनों के यारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो ये बताती हैं कि इस देश में गद्दारों की कमी नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि शहर शहर में कहीं ना कहीं कोई गद्दार बैठा हुआ है। खा तो भारत का रहा है, लेकिन चंद पैसों के लालच में हसीनाओं के जाल में फंसकर देश से दगाबाजी कर रहा है। दरअसल जासूसों की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, विशाल यादव का। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नौसेना भवन दिल्ली में तैनात अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी विशाल यादव पैसों के लालच में और एक महिला पाक हैंडलर के चंगुल में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गर्व महसूस कर रहा था, एक एक भारतीय का सीना चौड़ा हो रहा था, तो कुछ लोग पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खुफिया जानकारी दे रहे थे, जिसमें विशाल यादव शामिल था। खबरों की माने तो विशाल यादव को जानकारी के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा था। विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दी थी। उसके बदले में उसे 50,000 रुपए मिले थे। अब तक उसके खाते में 2 लाख रुपए आ चुके थे। सूत्रों के मुताबिक विशाल यादव की फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से दोस्ती हुई थी। विशाल यादव को पाक हैंडलर ने प्रिया शर्मा बनकर दोस्ती की रिक्वेस्ट भेजी थी। दोनों में बातचीत होने लगी। दोनों ने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर लिए थे। फिर टेलीग्राम का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। महीनों तक पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा बनकर विशाल यादव से बात करती रही। फिर खुद का असली नाम विशाल को बता दिया। विशाल को पैसों और हुस्न के जाल में फंसाया और विशाल यादव हनी बनी मनी के डर्टी गेम में फंसता चला गया और भारत का गद्दार बन गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंसी विंग ने जब आरोपी विशाल यादव से पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान काफी अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विशाल का कहना है कि तकरीबन 4 से 5,000 रुपए हर जो खुफिया जानकारी होती थी उसके दिए जाते थे। उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए उसको तकरीबन 50,000 रुपए मिले थे। जिसके बाद आज जिस तरीके से आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद 30 तारीख तक का जो रिमांड है वो आरोपी को लेकर कोर्ट की तरफ से पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरीके से खुलासे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साफ तौर पर राजस्थान पुलिस की टीम ने जिस तरीके से दिल्ली के नौसेना भवन के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसके बाद खुफिया विभाग में हड़कंप जरूर मचता हुआ नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में विशाल यादव ने गद्दारी की बात कबूल कर ली है। साथ ही खुलासा किया कि कैसे वो फंसता चला गया, उसे गद्दारी के लिए कितने पैसे मिलते थे। प्रिया से पहले 5 से 6,000 रुपए मिला करते थे। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने पर ज्यादा पैसे मिलने लगे। कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अकाउंट में भी मिला।
ज्यादा पैसों की लालच में विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेवी और डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी महिला पाक हैंडलर को दे दी। जब विशाल को ज्यादा पैसे मिलने लगे तो उसे पैसों और हुस्न का चस्का लग गया और फिर उसकी हिम्मत बढ़ती गई। वो जानकारियां देता गया। हालांकि गद्दारी बहुत दिन तक नहीं चली। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगी, वैसे ही विशाल और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखी गई। जब ये पुख्ता हो गया कि विशाल गद्दार है, तब राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस यूनिट ने इस जासूस को गिरफ्तार कर लिया। गद्दार अपने आप को चाहे कितना भी होशियार क्यों न समझ ले, लेकिन एक न एक दिन उसकी जासूसी पकड़ी ही जाती है, फिर चाहे वो ज्योति हो या विशाल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस जानकारी को लेकर और इससे जुड़े हुए असर को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए। हमारे साथ कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान, भारतीय नौसेना के अधिकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीएल वोरा, पूर्व डीजीपी और गृह सचिव मणिपुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आलोक मेहता सर हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले कमांडर दीवान, मैं आपका रुख करता हूं। नेवी के नौसेना भवन से ऐसी किसी गिरफ्तारी की खबर मुझे याद नहीं आता इससे पहले कब हुई हो, लेकिन जो भी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बहुत कुछ ऐसा है जो ये शख्स राज के तौर पर दे चुका है, जो ये शख्स साझा कर चुका है। बतौर नौसेना अधिकारी ये कितनी बड़ी सेंधमारी है भारतीय नौसेना या भारतीय सुरक्षा में? धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। जिस हिसाब से वो प्रिया शर्मा या जो भी हैं हैंडलर इनकी 50,000 दे रही हैं या जो भी दे रही हैं, तो बहुत खास खुफिया जानकारी उनको मुहैया नहीं कराई गई विशाल यादव से। हाँ, ब्रीच हुआ है, और ब्रीच किस टाइप का हो सकता है? ये यूडीसी जो नौसेना भवन में है, तो क्या है, या तो ये प्रिक्योरमेंट में भी हो सकता है, या ये ट्रांसफर और मूवमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स पर्सनल में भी हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन में भी हो सकता है। ये डिटेल अभी तक आई नहीं क्या है। बहरहाल बात यह है कि ये हो सकता है शुरुआत हो, कि शुरुआत में छोटी मोटी जानकारी हैंडलर लेते हैं ताकि तांता बन जाए और फिर डीप में जाते हैं। पर यूडीसी क्या होता है, अभी यूडीसी हैं तो कम से कम 12-15 साल की सर्विस तो होगी। जो फोटो भी आप दिखा रहे हैं उनकी उम्र भी दिख रही है, 12 साल की, 35-38 की उम्र होगी, तो 15 साल। तो क्या उनके लिंक भी बन जाते हैं हर डिपार्टमेंट से? तो वो तरीके से पूछते रहते हैं, कभी बैठे शाम को बार में बैठे ये पूछे। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा हुआ है कि शुरुआती दौर में पकड़े गए हैं। बट एज यूडीसी फाइल्स की एक्सेस उन्हीं के पास है सारी, हर चीज तो कॉन्फिडेंशियल फाइल भी होती है। तो ये खतरा काफी बढ़ सकता था। ये राजस्थान इंटेलिजेंस ने जो काम किया है बहुत बढ़िया किया है, जो उनको जल्दी नैब कर लिया गया है, और ये दुनिया को मैसेज जाता है कि हम ये आपको पकड़ सकते हैं और आपको हम किनारे लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। पर ऑपरेशन सिंदूर की जो है, आप जानते हैं, जो नेवल बेड़ा पूरा सिंदूर में के टाइम 36 वॉरशिप्स कराची के आउटसाइड खड़े थे, तो जब उनकी मूवमेंट हो रही होगी तो मूवमेंट तो पहले शुरू हो गई होगी, सब तैयारी पहले से थी। तो ये दे सकते हैं इंफॉर्मेशन इस टाइप की। सिंदूर की जो बात है, जहां उनको ज्यादा पैसे मिले विशाल यादव को, तो वो दे सकता है। और क्या अभी आपको और पता है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप तो जानते ही हैं, और इमरजेंसी पावर्स दे दी हैं, क्योंकि सिंदूर तो चल रहा है, रुका है ना, थमा है ना बीच में। पार्ट 2 भी आएगा, तो उसी के चलते, क्योंकि पाकिस्तान को चीन से अस्त्र अभी भी मिल रहे हैं, तो पार्ट 2 होना है, देर सवेर तो होना है। तो उसके लिए आपको पता है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है, खुद प्रोक्योर करो फटाफट। अब वो इंफॉर्मेशन भी वो दे सकता है, पास ऑन कर सकता है भी क्या अर्जेंट प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो दुश्मन को आकलन हो सकता है कि क्या प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और इस हिसाब से हम क्या तैयारी करें उसके सामने। तो कई चीजें हैं, वो तो खुल के पर्चे निकलेंगी तो मालूम पड़ेगा। खुल के चीजें निकलेंगी तो मालूम पड़ेगा, ऐसा कमांडर दीवान इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन कमांडर दीवान इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो सेंसिटिव नेचर का हो सकता है, और हमारे हाथ से रहने के बावजूद वो
आईएसआई के हाथ में जा चुका हो। बीएल वोरा साहब मेरे साथ, फॉर्मर डीजीपी और होम सेक्रेटरी मणिपुर, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीएल वोरा साहब, यहां पर कार्रवाई राजस्थान इंटेलिजेंस की तरफ से हुई है, लेकिन जो ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका एक भी चीज इधर से उधर होना एक स्टेट नहीं, एक इंडिविजुअल नहीं, पूरे कंट्री पर असर करता हो, आप डीजीपी होते हुए क्या आप स्थानीय पुलिस इन चीजों पर नजर रखती है सेकंड इन लाइन के तौर पर, और अगर पता चलता है तो नैप करने के लिए एसओपी क्या होते हैं? राजीव जी, बड़े एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एजेंसीज होती हैं, आरएडब्ल्यू की एजेंसीज होती हैं, काउंटर स्पायोनाज की एजेंसीज हैं ये जो नज़र रखती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक को पकड़ पाएं, हर एक को ट्रैक कर पाएं। स्टेट पुलिस फोर्सेस का भी ये काम होता है, उनके यहाँ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका भी ये काम होता है। तो कुल मिला के ये जॉइंट एफर्ट है। लेकिन मैं आता हूं जो इस पर्टिकुलर केस में जो आपने बताया है, मुझे आपके आज के इस मैसेज ने याद दिलाया, आज से कुछ 60 साल पहले की बात बता रहा हूं। हमारे एक पड़ोसी यूडीसी थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सरदार जी थे, वो भी पकड़े गए थे। तो ये पाकिस्तानियों को ही दे रहे थे। तो ये सिलसिला जो है ये आज से नहीं, हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है चलता रहा है, चलता रहेगा। एक और चीज आपको बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा नहीं करता, सारे देश एक दूसरे के यहाँ ऐसा काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान ज्यादा अग्रेसिव है क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से ज्यादा हैं। दूसरा, पाकिस्तान को बड़ी जल्दी लोग मिल जाते हैं यहाँ हेल्प करने के लिए। और तीसरा ये है कि देखिए, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं ना कि भाई 3 Ws, वाइन, वुमेन, वेल्थ। एग्जैक्टली 3 ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी लपेट में आ जाता है, और कईयों के पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, उनमें हेल्प वो लोग करते हैं। तो ये जो हुआ ये अच्छी बात हुई, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यूडीसी के पास इतनी ज्यादा जानकारी होगी नहीं जैसा वो दूसरे अफसरान कह रहे थे, अफसर साहब कह रहे थे। आई एम श्योर सब जगह ट्रांसफर पॉलिसीज भी हैं ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसे सेंसिटिव जॉब्स पे होते हैं, हर 2-3 साल बाद उनका ट्रांसफर भी हो जाता है, इन पर भी नजर रखी जाती है। लेकिन फिर भी लोग निकल जाते हैं उस चंगुल से, वो जैसे ये हुआ। एक और चीज ये हो गई है, पुराने जमाने में मुश्किल था ये इस तरह का जासूस इकट्ठे करना दुश्मनों के लिए। अब सोशल मीडिया की वजह से बड़ा आसान हो गया है, फेसबुक वगैरह की वजह से बड़ा आसान हो गया है। दूसरा, पेमेंट भी इजी हो गई है, अब जैसे आप कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह की वजह से। तो बड़े ज्यादा फैक्टर्स हैं और बहुत ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। और मैं ये भी जानता हूं, आप भी मानते होंगे, हम लोग बड़ा कुछ करते हैं, हमारी एजेंसीज बहुत बहुत बढ़िया काम करती हैं, लेकिन होता क्या है कि सक्सेस कभी सामने नहीं आता, फेलियर सामने आता है। आना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है जी, और कभी कभी हो जाती है चूक, लेकिन अल्टीमेटली देखिए, कोई भी गुनाहगार हो कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाता है, और ऐसा ही इसके साथ हुआ, विशाल यादव के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि दुनिया भर में इसका मैसेज जाए। क्योंकि ये मामला थमा नहीं। अभी आप ज्योति मल्होत्रा का मैं फोटो भी देख रहा हूँ, आपके यहाँ दिखाया गया है। जी। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। हमें लगातार चौकन्ना होने की जरूरत है। और ये अच्छा है कि अब ये भी सोशल मीडिया सरकार को भी हेल्प करता है कि लोगों की पब्लिसिटी होती है जो खराब काम कर रहे हैं देश के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो लेकिन ये सिलसिला जो है ये चलता ही रहेगा, चोर और सिपाही का, और चलते रहना चाहिए। हम और चौकन्ना होंगे, आई एम श्योर, और बड़ा अच्छा काम करेंगे, और ऐसे गद्दारों को रेगुलरली पकड़ते रहेंगे। लेकिन गद्दार कम नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। हमारे देश में तो जयचंदों की कमी कभी रही नहीं। एग्जैक्टली सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं। एग्जैक्टली जयचंदों की कमी नहीं रही। आपने बड़ा शब्दों को चबाया, क्योंकि आप सीनियर वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और वरिष्ठ अधिकारियों का एक सबूत भी होता है कि शब्दों को चबा के बोलते हैं, लेकिन मैसेज
बढ़ा देते हैं। ऐसे जनचंदों की वाकई कमीनेरी में यहीं से जोड़ता हूं। मेरे साथ पद्मश्री इस वक्त आलोक मेहता सर इस वक्त जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और पुराने पत्रकार रहे हैं। आलोक सर, 1971 का दौर भी आपने देखा था जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। शायद बीएल वोरा साहब उस दौर की बात यहां पर वो थोड़ा पीछे जाकर बात बता रहे थे कि तब भी पाकिस्तान ऐसा करता रहा था। सांबा स्पाई केस हम सब की जहन में अभी भी होगा। लेकिन पाकिस्तान को वॉर करने के लिए आर्मी पहले उतारने की शायद जरूरत नहीं है। नए बदलते समाज में लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले ऐसे युवा एक नहीं लाखों की तादाद में है और उन्हें ल्योर करना, उन्हें बहकाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। आलोक सर। देखिए राजीव जी, मैं ये कहूंगा कि भारत में 140 करोड़ की आबादी में देखें तो ऐसा नहीं है कि जयचंद वही है। कुछ ही गिने चुने ऐसे आते हैं केसेस, गिने चुने मतलब मान लो कुछ, आप सैकड़ों का आप कह लीजिए यदि ऐसा कुछ हो भी तो। लेकिन गंभीर मुद्दा ये है, जैसे आपने पुरानी पृष्ठभूमि पर न भी जाए, वैसे तो 2000 आपने अभी शुरुआत में कहा था कि नेवी में पहले केस नहीं, अभी 2020 में, ज्यादा पुराना नहीं है, 5 साल पुराना, वहां विशाखापट्टनम में भी नेवी के ही पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया था इस जासूसी के हाथ में। तो ये सही है कि हमारी एजेंसियां करती है, लेकिन मैं चूंकि ज्यादा अपने पास समय नहीं होता, मैं अपने लक्ष्मण रेखा का विश्वास करता हूँ। आपने को याद है पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा मैं अपने लिए भी मानता हूँ, और इसलिए 20 साल पहले मैंने पुस्तक लिखी थी 2005 में। तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के लिए आईटी के नए कानून सरकार बना के कई महीनों से उस पर काम हो रहा है। अश्विनी वैष्णव जो आईटी के मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण के भी हैं और कई। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर हम लोग, मैं अपने को इसलिए पार्टी कह रहा हूँ कि इस पर रोक क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं अंकुश ठीक से होना चाहिए, उस पर क्यों नहीं निगरानी होनी चाहिए। और जो पकड़ा जाए उसको, जैसा अभी कह रहे थे हमारे मेहमान, कठोर से कठोर, वो जासूस नहीं, कुछ और भी गलत तरीके से, जैसे ज्योति का केस था, उन पर नजर रखने के लिए। वरना आप कहेंगे मेरी, आपको याद है हमारा पेगासस पर बड़े बड़े पत्रकार हमारे मित्र जो है, मैं उस पत्रकारिता के पक्ष में हूँ, लेकिन पेगासस भाई मेरे यदि गलत काम नहीं किया है राजीव जी, तो आप कहेंगे सर आप बताइए ना, आपने क्या पहना था, आपने जो है कहां से लाए थे। आपको भी हक है मेरे से पूछने का, इसमें क्या ऐसा गलत काम होगा। यदि मैंने गलत नहीं किया है तो मैं कहूंगा देखिए मैं ये फॉरेन का नहीं है, मैं तो भारत में ही लिया है। एयरपोर्ट पर कोई पकड़ेगा तो हम कहेंगे। लेकिन होता क्या है, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए, जिस तरह से ज्योति का मामला था, इसके मामले में पैसों के बल पर ये ठीक है, लेकिन ये गंभीर मामला है। सिंदूर ऑपरेशन, देखिए पहलगाम की घटना के बाद ये कहा गया था कि हमारे सेना मतलब जवाब देगी। उसमें तो तीनों सेनाएं के पहले प्रमुख नहीं होते थे, हमारे रक्षा विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, पहले अलग अलग काम कर, मैंने कई लेख लिखे हैं, आश्चर्य करेंगे आप, कई वर्षों से मैं कहता था कि तालमेल नहीं होता। इस बार इसलिए तालमेल है, चाहे राजस्थान पुलिस को क्रेडिट जाए, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारा दूसरी एजेंसियां, सीबीआई हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सब आपस में तालमेल से ये फिर भी पकड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम कहते हैं साहब छूट है, मेरे फेसबुक पर न देखिएगा, मैं जो पर्सनल करता हूं। अभी कल ट्रंप साहब ने तो, वो जबकि बहुत ही अति है कि भारत से कोई दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया से आए, ब्रिटेन से आए, मुझे आज भी बात हुई लंदन में, तो उनका कहना है कि वो देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हैं, उसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है वहां भी। लेकिन मेरा तो मानना है कि भारत में जब सेंसिटिव मामले हैं, रक्षा से जुड़े मामले में, उसका क्यों नहीं पारदर्शी होना चाहिए। उसके हर टेलीफोन के, हर उसकी एक्टिविटी पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली, जरूर नहीं कि बाहर जासूसी करे, वो जमाना चला गया कि आप पीछे देखिए कि वो किस होटल में गया है। देखिए इसमें भी उसने क्रिप्टो करेंसी में पैसा ले लिया, और उसने ये नेवी का कहां पर जाने की तैयारी है ये सूचना दी होगी, जो मैं अभी यहां से समझ पा रहा हूं। खाली आपको तो ये वैसे भी जानकारी होती है कि भाई प्लेन, हवाई जहाज कहां से कहां जाएगा, मैं तो कह रहा हूं बहुत गोपनीय न भी होगी, तो उसको मालूम है कि हाँ नेवी यदि करेगा तो उसको कितनी दूर में कहां पहुंच सकता है, और आलोक कराची कैसे जाएगा। आलोक सर में असली ऑपरेशन कराची पे हुआ ना, आलोक सर एक ऑपरेशन। हाँ, आलोक सर जरूरी ये भी नहीं है कि अभी जो जानकारी दी जा रही हो वो सेंसिटिव नेचर की भले ही ना हो, लेकिन उसका असर आज से साल 1.5 साल बाद बहुत सेंसिटिव हो जाए। कई महीनों पहले से, देखिए यही मैं कह रहा हूं कि उसको कई महीनों से जाल में लड़की के नाम पर, हमारे ये तो है ही। देखिए वो तो आप प्राचीन काल के उसमें भी देखेंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पिघल जाते थे, तो ये तो सारा इंसान है, वो बहुत ही इस तरह के लोग हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। तो राजा महाराजा कौन कौन लोग फंस जाते हैं, नेता फंसे जाते हैं, आप देखिए ना। और कोई पत्रकार भी चीन से पकड़े, चीन पहले सीआईए के बहुत आरोप आते थे,
उसमें पत्रकार भी आते थे। जी। अब क्या हुआ है, चीन और पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्टिव होकर के बड़े पैमाने पर पैसे कई वर्षों से खर्च कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 20 साल से। मैं तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो आईएसआई के लोगों के साथ घूमते रहे वहां, बड़े बड़े नाम है, मैं उसके चर्चा यानी ज्यादा नहीं करना चाहता, और वो भी पहले से उनके कनेक्शन बने हुए थे। अब वो हो सकता है वो भारत के लिए वो नेता बन गए, कुछ बन गए, वो बड़े बड़े ठीक। खिलाड़ी बने, उनके नेता हो जाए। ठीक है। लेकिन होता यही है कि उस पर सब पर नजर की जरूरत है। सर। ये स्वतंत्रता की दुरुपयोग है, भारत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह है ऐसे मामले। राष्ट्रद्रोह है। बीएल वोरा सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। बीएल वोरा सर, ये पिछले कुछ दिनों में, अब इसको आप एक कोइंसिडेंस कहें, लेकिन एक सीरीज, एक चेन निकलती चली आई है। इस चेन में बहुत डिस्पैरिटी है, कोई किसी फील्ड से है तो कोई कहीं से है। मतलब ये हर पेशे से एक ना एक शख्स ऐसा समझ में आया है जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। ये कोवर्ट ऑपरेशन का तरीका क्या है और क्या हो रहा है एडवर्सरीज की तरफ भारत में? देखिए, ये मछली पकड़ने वाली बात है राजीव जी। जैसे आदमी जो फिशरमैन है वो नेट फेंकता है, वो समुद्र में या नदी में बहुत बड़ा नेट फेंकता है वो, तो उसमें कुछ भी आ जाए, छोटी मछली आ जाए, बड़ी मछली आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो मिले वही ठीक है। हाँ। चलो, कुछ ना कुछ तो फायदा हर एक का होगा ही होगा, और कुछ नहीं तो उसके थ्रू और कनेक्शन बन जाएंगे और कनेक्शन मिल जाएंगे। तो इसलिए देखिए, जो वहां के लोग जो हैं, जो जासूसी करने वाले लोग हैं, वो अपना जाल अच्छे से बिछाते हैं। उसमें कोई अच्छी मछली पकड़ आती है, कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन वो उसको भी छोड़ते नहीं। आपको देखा, उसको भी खाते हैं लोग, चाहे तल के खा ले, छोटी छोटी मछली भी लोग खाते हैं। तो वो खाते जरूर हैं, उससे लिंक मिलता है। और देखिए, जासूसी के मामले में कोई इंफॉर्मेशन बेकार नहीं जाती। आज नहीं काम आएगी तो कल काम आएगी, कल नहीं तो परसों काम आएगी, और कुछ नहीं आएगा। आज ये बंदा काम का नहीं निकला है, उसके कैरियर पे नजर रखेंगे, कल हो सकता है किसी और अच्छी सेंसिटिव जगह पे चला जाए, जी 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 कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे हम जी लोग। ये होता है जी। आपने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया कि आज यहां है, कल वो कहीं और हो सकता है, और हो सकता है इस पोजीशन से ऊपर हो सकता है इस जगह से किसी और सेंसिटिव जगह पर हो, और वो हमारे फायदे का एक सबूत बन जाए। चेहरा देखिए इस शख्स का। मैं कमांडर दीवान आपका रुख करूंगा। कमांडर दीवान, आपने बहुत सारी बातें कही, और बीएल वोरा साहब ने कहा, 3Ws की बात उन्होंने भी कही, और पद्मश्री आलोक मेहता ने तो अपना पूरा सार सामने निचोड़ कर रख दिया कि ये चीजें किस तरीके से होती रहती हैं और किस तरीके से इसे कंट्रोल करने किए जाने की कोशिश होती है। लेकिन एक यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क की, किन किन जानकारियों तक पहुंच हो सकती है? बंद दरवाजों के भीतर जहां हर आदमी नौसेना भवन में नहीं जा सकता, ये यूडीसी कहां कहां तक जा सकता है? क्या आप, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन अगर डरने वाली बात है तो भी बताइए। नहीं राजीव जी, बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है। जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं, मूवमेंट्स की, फ्लीट मूवमेंट्स की, डिप्लॉयमेंट की, वो यूडीसी के पास नहीं होती, वो सवाल ही नहीं है। चलिए, इसके पास नहीं होती, क्या ये चाहे तो एक्सेस कर सकता है अंदर रहते हुए? मैं उसी पे कहना चाह रहा था आपसे। देखिए, रहते रहते वहां लिंक बन गए, फिर शाम को आप बैठे, सोशलाइज किया, और बार में गए, इधर गए, मानेसर गुड़गांव में गए, तो धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। पर मैं फिर भी समझता हूं, ये शुरुआती दौर में उन्होंने इनको पकड़ा है। जैसे बोरा साहब कह रहे हैं, छोटी मछली बड़ी मछली, एक छोटी मछली पकड़ी है, उसको ग्रो करके बड़ी मछली बना के यूज करेंगे। दूसरी बात, आलोक जी कह रहे थे ना कि ये सोशल मीडिया का जो है मॉनिटरिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि फौजी अफसर जो है, फौज अफसर हो या जवान हो, यूनिफॉर्म वाला, उस पर तो काफी बंदिशें हैं, आप सोशल मीडिया में ना करें। पर जो सिविलियन है सेटअप है, सिविलियन सेटअप भी बहुत है, तो वो तो सुबह से और नौसेना भवन से निकलेगा, शाम को मानेसर अपने घर चला गया। और जो फौजी है वो तो कैंटोनमेंट में रह रहा है, बॉम्बे में है तो नेवल ऑफिसर्स मेस में रह रहा है, तो मॉनिटरिंग ज्यादा हो सकती है। यहाँ कम होती है, ज्यादा नहीं कर सकते आप। एक बड़ी भारी चीज है, हर संस्था में, गवर्नमेंट संस्था में, आप ओएनजीसी की बात कर लो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लो, एक कंसेप्ट होता है काउंटर इंटेलिजेंस, जो वोरा साहब ने भी टच किया है। काउंटर इंटेलिजेंस मींस उनका फुल टाइम काम यही है कि अपने बीच में कौन कौन जयचंद है कैसे निकालते हैं। भाई एकदम ये फॉरेन ट्रिप जा रहा है,
बहुत खर्चीला हो रहा है, कार ले रहा है, बच्चे को विदेश में पढ़ने भेज, जो भी है उसकी मूवमेंट ट्रैक रखी जाती है। पर कई बार ये भी होता है कि ये इसमें ढील हो जाती है, और यही है, ये एजेंसी तभी का नजर में आती हैं जब ढील होती है। अगर वो ढील अच्छे, मैं समझता हूँ कई चीजें हैं जो बच के पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई तो वो, तो ये एक लाइजन यूनिट होती है नेवी में, यही काम करती है, और उनके पास मैन पावर होती है, सिविल ड्रेस में पुलिस चलती है, और इसमें इनको एक बार अरेस्ट हो जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट चेक फट से लग जाता है जी। वो बड़ा सिंपल है, उसके जी। अंदर तो कोर्ट बड़ी जल्दी दे देती है उनको, मतलब कस्टडी दे देती है, और बंदे के आगे इन्वेस्टिगेशन होती है। पर ये बात यह है कि कलयुग में हर कोई अमीरी चाहता है, हर कोई लाइफस्टाइल, हाई फाई लाइफस्टाइल चाहता है, लेटेस्ट विस्की पीने को मिले, लेटेस्ट कपड़े मिले, बच्चे को ये करूं वो करूं, तो ये तो लालच की कोई लिमिट नहीं। मुझे लगता है सर, बदलते दौर में शायद हम अपनी उस शिक्षा पद्धति को भी भूल रहे हैं जो राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भक्ति को भी सर्वोपरि रखा करती थी। ये लेविश लाइफ स्टाइल, स्टाइलिश गाड़ियों में, स्टाइलिश कपड़ों में घूमना और पलक झपकते उससे अपनी तुलना करना, जो पश्चिम में चमक दमक का हिस्सा हो, उसमें पैसे की जो लगातार आवक हो वो बनी रहे, उसमें एक युवा को, मेरा पड़ोसी कर रहा है, जी, वो जो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो कर रहा है, ठीक है, भाई कर रहा है, मैं क्यों ना करूं? मैं समझ पा रहा हूं सर, लेकिन क्या ये पहला शख्स है नौसेना भवन में? क्या और भी हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? ये चौकन्ना होने का वक्त है। जयचंदों से भरा ये देश, बीएल वोरा साहब का कहना है, हम लोगों को सब पर नजर रखनी होगी, हम सब के भले के लिए। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने अपना कमेंट, अपना विचार हमारे साथ रखा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।